ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क सेक्शन के बारे में जो सैमसंग के चिपसेट में यूज़ होता है। इसमें हम कवर करेंगे सैमसंग A31, M10, M30s और A50, 150 N30। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें ऑलमोस्ट सेम नेटवर्क सेक्शन है और सभी सेम सैमसंग के चिपसेट पे बेस्ड हैं। तो सभी के सभी एक चैप्टर में हम कवर कर सकते हैं इजीली, और आपको भी इन सभी फ़ोन्स में इजीली ये वर्किंग प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क सेक्शन कौन सा है। बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे इसके अंदर एक सेक्शन हो सकता है, इसमें कुछ सेक्शन हो सकता है, इसमें पावर सेक्शन हो सकता है, पीछे की साइड CPU, eMMC मास्टर सेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से मैंने जो शील्ड रिमूव किया है ये नेटवर्क सेक्शन है। इसमें मोस्टली जो आईसीज हैं वो नेटवर्क रिलेटेड हैं। तो अभी यहाँ पे 4 आईसी आपको नज़र आ रहे हैं। सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग काम है इनके। तो सबसे पहले यहाँ देखिए S925D2, ये है आपका ट्रांसीवर, मेन RFIC। कॉलकॉम में जिसको आप WTR बोलते हैं, SDR बोलते हैं, वही सैमसंग में है ट्रांसीवर। जो मेन RFIC है, मेन फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर है। उसके बाद नीचे की तरफ लगा हुआ है D5328, ये इसका कोड है। इसको हम फैम आईडी बोलते हैं, जो कॉलकॉम में आप 2GPA बोल देते हो। ये भी एक 2G पावर एम्पलीफायर है, जो आपकी लो और मीडियम बैंड की फ्रीक्वेंसी के लिए पावर एम्पलीफायर है। इन सब का काम क्या होता है कि जब सेल फोन टावर अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है तो आपका फ़ोन रिसीव करने में उसको सक्षम है। लेकिन जब सेल फोन आपके मोबाइल को सेल फोन टावर तक जब कोई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करनी होती है तो हमें पावर एम्पलीफायर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम वहाँ तक उस फ्रिक्वेंसी को सेंड कर सकें। इसीलिए ये पावर एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। ये है 2G पावर एम्पलीफायर या फैम आईडी, जो कॉलकॉम में 2GPA बोलते हैं। ये आपका है MMBA, ये मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर है, जो 3G टाइप्स के नेटवर्क में आपकी हेल्प करता है। ये भी एक पावर एम्पलीफायर है। यहाँ पे नेक्स्ट है पैम, यानी पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इसको बोल देते हैं, या HBPA, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर, जो सिर्फ 4G के नेटवर्क्स में काम करेगा, 4G के बैंड्स में काम करेगा। अगर ये ख़राब है तो 4G नेटवर्क नहीं आएंगे, 2G 3G आएंगे। तो सभी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम डिटेल में लाइन बाय लाइन जानेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ डिप्लेक्सर्स हैं या डुप्लेक्सर्स बोल सकते हैं, ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग को जोड़ते हैं एंटीना से, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। ये है आपका छोटा सा नेटवर्क सेक्शन, जिसमें हम 4-5 आईसी हमने देखे, कौन सा मेन आरएफ है, कौन सा 2GPA है, कौन सा मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर है, कौन सा आपका हाई बैंड पावर एम्पलीफायर है, और इसमें एक है डिवीज़न मॉड्यूल। ये है डाइवर्सिटी आईसी, जो कॉलकॉम में आपने देखा होगा। जब आप कॉल करते हैं साथ में इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये ओके रहता है तो। इसके बाद कुछ एंटीना स्विच है, जैसे मेन एंटीना स्विच हो गया, या लो बैंड हाई बैंड के लिए अलग से एंटीना स्विच हो गया। सभी की एक एक लाइन की डिटेल हम समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सैमसंग का नेटवर्क सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है कॉलकॉम के नेटवर्क सेक्शन से और मीडियाटेक से। क्या डिफरेंस रहते हैं पूरा आप इस वीडियो में समझ पाएंगे, और सारे एक एक आईसी का डिटेल मैंने बताया है, किस आईसी का क्या पर्पस होता है वो आप समझ पाएंगे। स्मेटिक्स को एक एक लाइन आप डिटेल में समझ पाएंगे, कोड्स आप समझ पाएंगे, वोल्टेजेस आप समझ पाएंगे, प्रोटोकॉल्स आप समझ पाएंगे, हर चीज़ डिटेल में है। और एक नोटिफिकेशन है कि हम नया बैच शुरू कर रहे हैं लाइव क्लास में, जो 18 तारीख से शुरू होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 12 दिन की लाइव क्लास है, बहुत कम फीस में हमने लाइव सेशन शुरू किया है। और दूसरी चीज़, ऑफलाइन के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा पहला बैच रहेगा ऑफलाइन में। तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर वीडियो पैकेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ स्मैटिक्स के कोड, जैसे TR, इसका मतलब है ट्रांस रिसीवर। जो आपका WTR SDR होता है, उसी तरीके से सैमसंग में ट्रांस रिसीवर। PA यानी आपका पावर एम्पलीफायर। MMBA यानी मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर। HBPA हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। ये दोनों, ये जो पैम और पैम मतलब पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल, और हाई बैंड पावर एम्पलीफायर, ये दोनों एक ही चीज़। TX यानी ट्रांसमिटिंग, कोई सिग्नल को भेजना, कोई फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना। RX यानी रिसीव करना, कुछ फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उसको रिसीव करना, वो ट्रैक जो होगा RX का होगा। BB यानी बेस बैंड लाइन आपकी, यानी TCXO यानी टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। LB लो बैंड, HB हाई बैंड, MB मीडियम बैंड। इन तीनों को समझते हैं अगर आप, बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ जाएंगे वर्किंग प्रोसेस में, बट यहाँ पे इन तीनों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ 2G को, 3G को, 4G को। आप 4G रिपेयर कर पाएँ अगर उसमें 4G की दिक्कत है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी चेंज करें। तो इन तीनों को समझने के बाद आपके आधा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मेरे फ़ोन में अगर जियो चलता है तो एयरटेल क्यों नहीं चलता, या एयरटेल चलता है तो वोडाफोन क्यों नहीं चलता। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनमें मोस्टली जो बैंड यूज़ होते हैं, जैसे कि बैंड 1, बैंड 8, बैंड 3, बैंड 40, बैंड 41, ये बहुत सारे बैंड्स होते हैं फ़ोन के अंदर, 20 से ज़्यादा, 20, 22, 25। तो मोस्टली इंडिया में जो यूज़ होते हैं वो हम बात करेंगे। जैसे मान के चलिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपने फ़ोन में कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन किसी ना किसी बैंड पे सिलेक्टेड होता है। जिस भी बैंड की फ्रीक्वेंसी आपका सेल फ़ोन टावर भेजता है वो उससे सेलेक्ट कर लेता है और उस पे आपका फ़ोन चलता है। मान के चलिए आपका जो बैंड 40 चल रहा है तो वो 2300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 40 में 2300 मेगाहर्ट्ज़ हाई बैंड, बहुत फ्रीक्वेंसी हाई बैंड है, तो ये 2300 मेगाहर्ट्ज़ है। यहाँ पे अगर बैंड 8 चल रहा है तो 900 मेगाहर्ट्ज़ है, लो बैंड है, लो फ्रीक्वेंसी, हो सकता है वो 2G के लिए चल रहा हो। यहाँ पे देखिए बैंड 1 है 2100 मेगाहर्ट्ज़, तो ये हो सकता है आपका 3G के लिए चल रहा हो। तो इन सभी बैंड्स पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा चार्ट देखिए, जैसे लो बैंड 2G और GSM के लिए यूज़ होते हैं, मीडियम और हाई 3G और 4G के लिए। ये एक गूगल से निकाला हुआ चार्ट है। यहाँ पे देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। एयरटेल का सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है बैंड 40, 40, 40 सभी स्टेट्स में। जियो का कौन सा है 40, 40, 40 एंड ऑल आर 40। जियो में एक चीज़ आपने देखी होगी कि 2G नहीं होता है, तो जो मोस्टली इसके बैंड हैं वो 5G के लिए ही है। जैसे ये बैंड 3 हो गया, 5 हो गया, हमने यहाँ नहीं लिखा, बट बैंड 5 की फ्रीक्वेंसी भी आपकी जो रहती है वो थोड़ी सी हाई रहती है। और यहाँ पे वोडाफ़ोन की अगर बात करें तो वोडाफ़ोन देखो यहाँ पे बैंड 41 यूज़ कर रहा है कोलकाता में, बाकी सब में बैंड 1 है। बैंड 8 भी है, 3 भी है, लेकिन इसमें 2G, 3G, 4G सब चलता है, तो सबके लिए अलग बैंड है। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी में देखिए बैंड 41, 41 और 41। अब मैं कहूँ मेरी वोडाफ़ोन चल रही है लेकिन जियो नहीं चल रही, तो दिक्कत यहाँ पे है, बैंड 41 काम कर रहा है लेकिन बैंड 40 नहीं कर रहा, तो आपकी एयरटेल भी नहीं चलेगी। अगर आपकी जियो एयरटेल चल रही है, वोडा नहीं चल रही, तो आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो बैंड 41 की है। तो यहाँ पे ये फोकस करने वाली चीज़ है कि आपको रिपेयर कहाँ करना है। आप सारे आईसीज चेंज कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो
थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना चाहिए, जो हम आगे जाके अभी कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें। अभी हम वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कंप्लीटली सेक्शन में कौन कौन से आईसीस का रोल होता है, क्या उनका वर्क है। एक्सोनस 7904 ये आपका सीपीयू है। DIV डिवीज़न मॉड्यूल या डिवर्सिटी आईसी जिसको बोलते हैं। ट्रांस रिसीवर यानी आपका WTR या SDR। MMB यानी मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर। APT मॉड्यूलेटर एक पावर प्रोवाइड कराता है HBPA को और MBPA को। HBPA यानी हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। FEM-ID यानी लो बैंड पावर एम्पलीफायर 2GPA। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 तो पावर एम्पलीफायर है। एक आपका WTR, इसमें हम ट्रांस रिसीवर बोलते हैं, डाइवर्सिटी, APT मॉड्यूलेटर और CPU। इन सभी आईसीस का रोल है आपके फ़ोन में नेटवर्क को ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए CPU SEC 928 ये आपकी रैम है जो CPU के ऊपर लगी है। उसके बाद इस साइड पे सारे आईसीस हैं, ये मैंने आपको बताया। ट्रांस रिसीवर, 2GPA, मीडियम बैंड PA पावर एम्पलीफायर, 4G पावर एम्पलीफायर, डाइवर्सिटी आईसी, और यहाँ पे लगा है छोटा सा APT मॉड्यूलेटर। ये सारे आईसीस हैं जो आपके नेटवर्क सेक्शन को ऑन करते हैं। आपका नेटवर्क सेक्शन इन्हीं सभी आईसीस का ओके होगा तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ अब चल सकता है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी आपका मिसिंग रहता है तो ट्रांस रिसीवर ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए सभी की पावर्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो कैसे ऑन होंगे, उनको कौन कौन सी पावर की रिक्वायरमेंट है नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने के लिए। जैसे ही आप सिम डालते हैं तो कुछ पावर से रिलीज़ होती है पावर आईसी से। जैसे ट्रांस रिसीवर की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर्स हैं, टोटल 9। FEM-ID की 2 पावर्स हैं। हाई बैंड पावर एम्पलीफायर की ये कुछ पावर्स हैं। मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर की कुछ पावर्स हैं। APT मॉड्यूलेटर की कुछ पावर्स हैं। और जब APT मॉड्यूलेटर को पावर मिलती है और आप सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो APT मॉड्यूलेटर एक पावर रिलीज़ करता है, उसका नाम है VRF PAM VCC1। VRF PAM VCC1 ये हाई बैंड पावर एम्पलीफायर को और मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर को मिलती है जो 1.8 की वोल्टेज है। उसके बाद डाइवर्सिटी आईसी है, इसको 2.8 और 1.8 की वोल्टेज मिलती है। सबके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सिम डालने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं। इसमें से एक पावर जैसे कि VBAT ये हमेशा आप चेक कर सकते हैं, सिम डालो ना डालो आपको मिलेगी। दूसरी पावर है VDD 1.8 AP, ये पावर भी आपको हमेशा मिल जाती है। बाकी की बाकी सभी जितनी भी वोल्टेजेस हैं सिम डालने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी पावर की रिक्वायरमेंट्स है सभी आईसीस की। अगर आप स्मेटिक्स में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ट्रांस रिसीवर है, इसका कोड मैंने डबल क्लिक से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जूम करते हैं। इसके अंदर की लाइन से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से सिग्नल हैं, कौन कौन से ग्राउंड है। ये सारे सिग्नल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पावर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पावर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए VDD पावर की लाइन है 1.8, VDD वाली सारी, और DVDD DVDD GVDD सभी पावर ही हैं। कुछ लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे ये 3 लाइन, ये भी और ये, और ऊपर सभी पावर्स का नाम लिखा हुआ है। V रेडियो फ्रिक्वेंसी T XLO 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पे भी 1.8 मिलेगी, इस पे 1.2, इस पे 1.2, इस पे 1.2। चेक करने के लिए इन पे लगे कैपेसिटर का कोड कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये कैप पे आपको वोल्टेज मिलेगी 1.2 की, यहाँ पे 1.2 1.8 ये सभी वोल्टेजेस हैं जो लिखी हुई हैं।
सिम डालने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क सेक्शन ओके रहा तो वोल्टेज आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको और भी डिटेल में हम ट्रबल शूटिंग में समझेंगे, जहां आप फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग सीखते हैं। तो ये पावर्स आपने देख ली। उसके बाद का सीन क्या है, यहाँ पे हमें कुछ रिक्वायरमेंट और होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन। तो RFFE डाटा, RFFE क्लॉक, ये कम्युनिकेशन मेथड है। ये एक प्रोटोकॉल है जिससे आपका CPU हर एक IC से बात करता है। ये सभी IC से कनेक्टेड है, चाहे डाइवर्सिटी हो, FEM-ID हो, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर या MBP, MMMB। अभी अगर किसी का भी ये मिस हो जाता है, जैसे इसका RF डाटा और क्लॉक मिस हो गया, तो ट्रांस रिसीवर पे वोल्टेज नहीं मिलते। ये भी एक इशू है। तो सभी सेक्शन को डिटेल में समझना थोड़ा सा हार्ड है। RFFE डाटा क्लॉक पे हम DSO से एक एक लाइन चेक कर सकते हैं कि ये CPU रिबॉल्व करने की कंडीशन में है या फिर किसी IC को चेंज करना है। थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर फोकस करें तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि हम इजीली फॉल्टेड IC को ढूंढ सकें। उसके बाद है, यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस दिखाता हूँ कि कॉलकॉम में जब आप देखते हैं तो वहाँ RFFE डाटा और क्लॉक ही होता है WTR के लिए, लेकिन एक्सॉन्स के जो CPU होते हैं उसमें अगर ट्रांस रिसीवर लगा है तो RFIC स्पीडी, ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, और RFIC रीसेट, ये IC को रीसेट करता है। ये दो लाइन है। यहाँ पे क्लॉक और डाटा का यूज़ नहीं होता है, I2C नहीं है। तो ये सब सिग्नल्स हैं। और एक चीज़, RFXO 26 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी जब इसको मिलती है तभी ट्रांस रिसीवर ऑन होता है। तो ये वोल्टेजेस के बाद ये सभी मेन सिग्नल्स हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्किंग प्रोसेस। तो चलिए, सबसे पहले हम इस फ़ोन में 2G का वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कि हमारे इस फ़ोन में 2G कैसे काम करता है। यहाँ पर मुझे कुछ IC जो हाई बैंड पावर एम्पलीफायर है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 4G में मुझे काम आएगा। तो इसका मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद डाइवर्सिटी है जो कॉलिंग के साथ इंटरनेट यूज़ करने में हेल्प करता है, तो उसको भी ज़रूरत नहीं है, तो रिमूव कर देते हैं। अब बचे हुए सभी ICs को हम जानेंगे कैसे 2G के लिए काम करते हैं। तो छोटा सा सर्किट है जिसमें CPU, ट्रांस रिसीवर, APT, मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर और FEM-ID 2G पावर एम्पलीफायर। इस सर्किट को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं एंटीना से शुरू करूँगा। आपके फ़ोन में एक एंटीना होती है जो नीचे की वायर में कनेक्ट होती है, ये वाली, ये एंटीना है, एंटीना स्विच। और इसका पॉजिटिव पॉइंट, बाकी के सारे इसके ग्राउंड हैं। अगर मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। ये ग्राउंड की पिन से, ये इन पिन है। कैपेसिटर है सीरीज़ में, कैपेसिटर से वोल्टेजेस पास नहीं होते, सिग्नल फ्रीक्वेंसी पास हो जाती है, तो सीरीज़ में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक कॉइल है, ये कपलर है एक तरह का। ये दो एंटीनास को कनेक्ट करता है, जैसे कि ये वाली मेन एंटीना है या फिर ये लो बैंड हाई बैंड की एंटीना है, तो दूसरी एंटीना को कनेक्ट करेगा। जैसे ये बाकी की लाइंस यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ये दूसरा कपलर है और ये दूसरी एंटीना है। तो यहाँ से इस चीज़ में हमें पिन नंबर 5 से लेके पिन नंबर 1 पे कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब आपका मल्टीमीटर बीप करेगा। तो इस लाइन से आप देखिए, ये एंटीना की लाइन, यहाँ से पिन नंबर 5 ये है, तो ये पिन नंबर 1 ये रही, तो यहाँ से ये मल्टीमीटर से बीप करेगा, तो ये ओके है। इसके बाद इसके आगे अगर आप चाहेंगे तो आपको एक और डुप्लेक्सर जैसा कंपोनेंट मिलेगा, F1002। इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी इसके पास यहाँ पे लगा है, ये बड़ा वाला। तो यहाँ से ये लाइन
इस कॉइल से होते हुए यहाँ पे कनेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ से 2GPA में एंटर होती है और दूसरी साइड यहाँ से। ये दो एंटीना की वायर बन गई अब। एक लो बैंड के लिए काम करेगी, एक मीडियम बैंड के लिए। और यहाँ पे ये हाई बैंड, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, लो बैंड के लिए समझ सकते हैं। ये लो बैंड के लिए, मीडियम के लिए। तो आप इसको पिन नंबर 2 से 6 पे कंटिन्यूटी मान सकते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है। 4G के लिए अलग एंटीना है, तो आप ये समझ के चलिए पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 तक ये कनेक्टेड होनी चाहिए। इसके बाद कॉइल सीरीज़ में, उसके बाद ये एंटीना एंटर करती है आपके 2G पावर एम्पलीफायर में, मेन CA FEM-ID। तो ये एंटीना यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अगर आप इसको हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे तो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। A307 देखिए, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी मिलेगी आपको। अगर नहीं है तो जंपर कर दीजिए। यहाँ तक ये लाइन का कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो ये आपका सिग्नल जो है एंटीना से होते हुए, कपलर से होते हुए, डुप्लेक्सर से होते हुए लो बैंड वाली साइड रिसीव करेगा FEM-ID में। अभी FEM-ID से जो भी इसको 2G का बैंड मिला, 2G के बैंड हमने देखे, इसको जो भी बैंड मिला, जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको जो भी बैंड इसने सेलेक्ट किया, सर्च किया, उसमें इसको मिला 1800 या 1800 GSM की बैंड 3 इसने सेलेक्ट किया कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी एंटीना से रिसीव हुई है। तो ये रिसीव करके उसको ट्रांसमिट कर देगा ट्रांस रिसीवर को। जैसे अब यहाँ पे ये लाइन है जहाँ पे एंटीना कनेक्ट हुई आपकी, उसके बाद रिसीविंग हुई, यहाँ से रिसीव करेगा आपका ट्रांसीवर। इसमें हमें देखना है B3, ये रहा B3 2G के लिए। और B3 जाएगा कैपेसिटर, प्राइमरी रिसीविंग ट्रैक इनपुट G8 G1800 बैंड 3, ये जाएगा सीधा ट्रांस रिसीवर में। तो यहाँ से रिसीविंग हुई बैंड 3 की पिन नंबर B17 पे। यहाँ पे रिसीविंग होने के बाद अब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा आगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 2GPA ने सेलेक्ट किया, बैंड 3 की फ्रीक्वेंसी मिली है, इसने ट्रांस रिसीवर को इसी लाइन से सेंड किया और यहाँ से ये CPU को फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, डाटा रिसीव होगा। लाइन का नाम है PRX IN, आई यानी इन फेज नेगेटिव, इन फेज पॉजिटिव, और QN क्वाड्रेट नेगेटिव, क्वाड्रेट पॉजिटिव। ये लाइंस ट्रांस रिसीवर से CPU में कनेक्टेड है। तो ये सारा डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद आपका CPU प्रोसेस करेगा मॉडेम, बेसबैंड सब में, और सारी चीज़ें जो भी इसको ट्रांसमिट करना है वो TX के पाथ से करेगा। TX IP IN QP QN वो ट्रांसमिट कर देगा। जैसे आपने देखा, यहाँ से पिन नंबर 17 पे बैंड 3 की फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई। अब ये है ट्रांस रिसीवर, ये ट्रांसमिट करेगा। तो बैंड 3 देखिए, ये TX की लाइन है जो वापस आती है। RX की ट्रैक देखने हैं हमें, ये रहा प्राइमरी रिसीविंग IN IP QN QP, IN IP QN QP। ये ट्रैक्स कनेक्टेड हैं CPU से। यहाँ से सारा डाटा रिसीव होगा CPU को।
अब सीपीयू को जैसे ही सारा डाटा रिसीव होगा तो ये ट्रांसमिट करेगा जो टीएक्स के ट्रैक से। ये पीआरएक्स की सभी लाइंस हैं और ये भी पीआरएक्स प्राइमरी रिसीविंग हुई। ट्रांसमिटिंग का यहाँ पे देखिए TX0 IPIN QPQN, यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह है ट्रांस रिसीवर। तो यहाँ पे पहले WTR या फिर ट्रांस रिसीवर ने डाटा सेंड किया और वापस यहाँ से रिसीव हुआ बैंड 3 के लिए। ये सभी बैंड के लिए, ये लाइंस तो सभी बैंड्स के लिए काम करेंगी। अभी हमारा पहले हमने देखा था बैंड 3 यहाँ से रिसीविंग हुआ था, इसमें जो कि ये रहा बैंड 3 रिसीव हुआ। इसने डाटा सीपीयू को इन 8 लाइनों से सेंड किया। सीपीयू ने यहाँ से जो डाटा ट्रांसमिट करना था वो इन H13, J12, J14 और K13 पेन से यहाँ पे ट्रांसमिट किया TX। और उसके बाद अब ये ट्रांस रिसीवर आगे डाटा सेंड करेगा जो कि पिन होगी TX ट्रांस रिसीवर, यानी ट्रांस रिसीवर ट्रांसमिट कर रहा है बैंड 3 का डाटा टू द पावर एम्पलीफायर। एक चीज़ आपने देखी होगी, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है कि एंटीना से जो भी बैंड था उसको रिसीव कर लिया आपके ट्रांस रिसीवर ने डायरेक्ट और ट्रांसमिट कर दिया जो भी डाटा था टू द सीपीयू। बट सीपीयू ने जब ट्रांसमिट किया तो वो डाटा डायरेक्ट एंटीना से वापस हम नहीं भेज सकते, उसके लिए हमें पावर एम्पलीफायर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डाटा हुआ ये पहले पावर एम्पलीफायर में जाएगा मीडियम बैंड के, उसके बाद ट्रांसमिट होगा। वो हम देखते हैं। जैसे ये TX की लाइन हम देखते हैं। तो यहाँ से हुआ इन, तो TX यहाँ पे है बैंड 5/8, इसका यहाँ पे नहीं है, ऊपर होगा। ये रहा TXTR ट्रांस रिसीवर TX यानी ट्रांसमिटिंग आउट बैंड 1 2 3 4 66। तो बैंड 3 और 2 1 से 4 के लिए सभी में एक ही लाइन है ट्रांसमिटिंग के लिए, तो ये वापस जाएगी अब। तो यहाँ से ये ट्रैक वापस इनपुट हुआ PA पावर एम्पलीफायर में RF इन लो बैंड। अब जो आपका मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर है ये आगे डाटा ट्रांसमिट करेगा। लाइक पहले इसको एक पावर चाहिए APT से, ये 1.8 अगर ये है तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा ये। तो 1.8 की पावर यहाँ पे होगी जिसका नाम मैंने आपको बताया था VRF PAM VCC1। ये APT मॉड्यूलेटर से बनने वाली पावर है, यहाँ पे रिसीव हुई तो ये TXPA बैंड 3 के लिए ट्रांसमिट हो जाएगा। बाकी पावर्स तो आपने पहले देख ली, मीडियम जो बैंड का पावर एम्पलीफायर इसकी यहाँ पे देखिए ये 1.8 VBAT ये और VBAT, ये 4 पावर हैं, ये कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रोसेस आगे का वर्किंग प्रोसेस है। तो TX का जो ट्रैक है RF आउट में देखते हैं बैंड 1 का, ये बैंड 3 का, ये बैंड 3 यहाँ से TX पावर एम्पलीफायर आउट कर रहा है बैंड 3। तो ये बैंड 3 वापस आया आपके FEM-ID 2G पावर एम्पलीफायर में और यहाँ से ये TX का ट्रैक गया एंटीना लो बैंड, यहाँ से ये ट्रांसमिट हो गया उसी रास्ते से वापस। तो ये पूरे सिग्नल्स हैं, पूरी प्रोसेस है 2G के लिए। आपने देखा ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें जो चीज़ें फोकस करने वाली थी वो मेनली बैंड पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए बैंड 3 पे काम कर रहा है आपकी सिम बैंड 4 पे या कैसे। ये 2G का प्रोसेस था, अभी हम आगे 4G का प्रोसेस देखेंगे।
तो चलिए 4G का प्रोसेस शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर जो था वो हमने लिया था 2G और 3G वगैरह में देखने के लिए, बट हम 4G की बात कर रहे हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी को यहाँ पे रखेंगे। फैम आईडी को भी निकाल देते हैं, हमें 2G पावर एम्पलीफायर भी नहीं चाहिए क्योंकि वो 2G के लिए काम कर रहा है इस फ़ोन में। हमको जो चाहिए CPU, ट्रांससीवर, APT, RF स्विच और हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। ये 4G का प्रोसेस रहेगा। 4G में मैंने आपको कुछ बैंड दिखाए थे, जैसे कि यहाँ पे ये 4G में मैं कौन सा लेके चलूँगा। बैंड 40 एयरटेल के लिए, जियो में बैंड 40, वोडाफोन में बैंड 41, मान के चलिए ये मेरे 4G के कुछ बैंड्स हैं जो मेरे स्टेट में काम करते हैं, मेरे इलाके में काम करते हैं। तो अभी मुझे इसका प्रोसेस देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब RF स्विच, ये भी एक IC है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले वही एंटीना से शुरू करते हैं। एंटीना से ट्रैक इन हुआ RF स्विच में, ये फाइंड करेगा प्रॉपरली कौन सा ट्रांसमिटिंग पाथ इसके लिए होगा। हमने देखा बैंड 40, तो बैंड 40 पे हम चलते हैं। बैंड 41 भी हो सकता है, लेकिन ये RF स्विच है, यही तो स्विच करेगा कि कहाँ सिग्नल जाना चाहिए, यही तो आइडेंटिफाई करेगा। तो बैंड 40 इसने सेलेक्ट किया। इस चीज़ को हम स्मैटिक्स में देखते हैं। सबसे पहले वहीं चलते हैं वापस एंटीना पे। ये है दूसरी एंटीना यहाँ पे। इसका कोड मैं कॉपी करूँ तो ये पहले वाले लो और हाई बैंड के लिए, इसको हम कॉपी करते हैं। इस बार जूम करते हैं, यहाँ से ट्रैक है। ग्रिप सेंसर के लिए भी लाइन जाती है, जो आपने डिवाइस को कैसे पकड़ा हुआ है, सिग्नल ब्रेक ना हो इसलिए ग्रिप सेंसर लगा होता है सैमसंग के फ़ोन में। ये ट्रैक जाता है, एक फिल्टर जैसा कुछ लगा हुआ है। उसके बाद यही कपलर जो पिछली एंटीना में देखा था, वही कपलर यहाँ पे भी एक कपलर है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद RF आउट और RF इन, पिन नंबर 5 और 1 ये सेम रहेगा पहले जैसे ही। ये है आपका जो एंटीना स्विच, RFFE डाटा क्लॉक इससे कनेक्टेड है। मोस्टली आप जब देखते हैं हाफ फ्लाइट मोड या ऐसा कुछ, तो ये लाइनें भी ज़रूरी होती हैं आपके लिए चेक करने के लिए। सैमसंग में हर बार CPU रिवॉल्व करने से अगर काम ना बने तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये RF स्विच है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा। ये 1 सेकेंड, हाँ यही है, ये वाला RF स्विच है यहाँ पे। तो अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन देखो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको 2G का कुछ बताएगा, बाकी इसने कुछ नहीं बताया। 4G में ये सेक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे 4G पावर एम्पलीफायर है, ये आपका RF स्विच है, ये ज़रूरी है। अब RF स्विच क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा ट्रांसमिटिंग कौन से पाथ से होनी चाहिए, कौन सी बैंड आपके सिम से सिलेक्ट करी जा सकती है, कौन सी बैंड की फ्रीक्वेंसी सेलफोन टावर से यहाँ पे रिसीव हो रही है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं, इसमें क्या है, बैंड 40, बैंड 41, बैंड 7 और 1.8 की वोल्टेज है इस पे, और क्लॉक और डाटा है 7 और 8 नंबर पिन पे। अभी मैं सबसे पहले मान के चलता हूँ कि इस IC ने सेलेक्ट किया कि बैंड 40 सही रहेगा और बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी इसे मिल रही है, तो बैंड 40 को हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप देखेंगे एक फ़िल्टर है, इसको आप 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, या इस कॉइल से इस कॉइल पे
इसके बाद ये रिसीव हुई पैम आईसी में, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। ये 4G पावर एम्पलीफायर है सैमसंग में। यहाँ से बैंड 40 हाई बैंड की एंटीना कनेक्ट हुई। जैसे कि आपने देखा, इसने सेलेक्ट किया, बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी मिली है, तो ये ट्रांसमिट कर देगा हाई बैंड पावर एम्पलीफायर यानी PAM। अभी इसके बाद हाई बैंड पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट करेगा, बट उससे पहले उसे क्या चाहिए, APT की 1.8 वोल्टेज। वो मैंने पहले भी आपको बताई थी, तो वो ज़रूरी है। अब सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा PRX बैंड 40, PRX यानी प्राइमरी रिसीविंग, रिसीव हुआ ट्रांस रिसीवर को बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे है PRX प्राइमरी रिसीविंग। PRX बैंड, ये PRX बैंड 38 और 41, ये बैंड 40। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉरवर्ड करते हैं। ये क्या है, ट्रांस रिसीवर, तो इसने यहाँ से रिसीव किया बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या करेगा, इसको जो भी सेम प्रोसेस था पहले के जैसे, PRX इन, PRX QN QP IN IP, ये CPU को पूरा पूरा प्रोसेस सेंड करेगा इन 8 लाइनों से, जो कि यहाँ पे है PRX, ये सारी की सारी। और उसके बाद बाकी का प्रोसेस भी सेम, ये ट्रांसमिट करेगा वापस ट्रांस रिसीवर को उन्हीं लाइनों से वापस, जो हमने 2G में देखी थी, यहाँ पे ऊपर थी जो, ये रही। ये CPU यहाँ इन पिन्स पे ट्रांसमिट करेगा डाटा। उसके बाद सेम लाइन TX बैंड 47 41 40 के लिए एक ही लाइन है। इनमें से कोई भी बैंड अगर ये सेलेक्ट करता तो उसके लिए एक ही ट्रैक है ट्रांसमिट करने के लिए। रिसीविंग के अलग अलग हैं लेकिन ट्रांसमिटिंग का एक ही है, तो ये ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट कर देगा ये। अभी हम देखते हैं कहाँ पे है, सारे रिसीविंग के हैं। ट्रांसमिटिंग ये रहा TX ट्रांस रिसीवर आउट बैंड 7 38 40 41, कॉपी किया, फॉरवर्ड किया, तो वापस आया पैम 4G पावर एम्पलीफायर में। अभी एम्पलीफाई करेगा और फिर वापस एंटीना से ट्रांसफ़र कर देगा जो भी इसका लाइन है। जैसे TRX का मतलब समझिए, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एक ही लाइन से होगा। तो आपने यहाँ देखा था ये प्रोसेस के एंटीना से जो सिग्नल था वो बैंड 40 में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद जो बैंड 40 से होते हुए CPU रिसीव और फिर वापस ट्रांसमिट, और यहाँ से होते हुए अब ये वापस इसी लाइन से जाएगा TRX यानी ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए जो एक ही ट्रैक होता है उसको TRX बोलते हैं। वापस यहीं से एंटीना को होते हुए आउट हो जाएगा। तो ये था ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग 4G में जो काम करता है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, डुप्लेक्सर है या फिर जो भी आप या इस चीज़ को समझेंगे अब। यहाँ पे एक ट्रैक है TRX बैंड 7 का, सेंड हुआ, RF स्विच ने मान के चलिए बैंड 7 सेलेक्ट किया, या फिर आपका कोई फ़ोन है जिसमें बैंड 7 पे 4G नेटवर्क काम करते हैं, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये है आपका पैम जो पावर एम्पलीफायर 4G के लिए। यहाँ से एंटीना का इससे आगे चलते हैं एक बार हम RF स्विच पे। ये रहा RF स्विच। अभी यहाँ से एंटीना कनेक्टेड है। उसके बाद मान के चलिए मेरा फ़ोन बैंड 7 पे काम कर रहा है, ये बैंड 7 है, 4G मेरा इस पे चल रहा है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने सेंड किया। तो यहाँ पे देखिए TRX कनेक्ट होता है इस डुप्लेक्सर से, इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे लगा हुआ है ये बड़ा वाला, ये डुप्लेक्सर है। तो अभी ये क्या करेगा, ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग अलग अलग करता है। जैसे कि अभी एंटीना से नेटवर्क आए तो रिसीविंग का पाथ ये रहेगा, ये रिसीविंग का पाथ रहेगा। यहाँ पे एक लो नॉइज़ फिल्टर लगा है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं या फिर लगा रहने दीजिए, ज़रूरी भी हो सकता है। तो 5 नंबर पिन से कनेक्टेड डायरेक्ट रहेगी 3 नंबर पिन फिल्टर, और डायरेक्ट रिसीव हो जाएगा ट्रांस रिसीवर को। लेकिन जो हमने पिछला देखा था वो तो आरएफ स्विच से बैंड 40 पहले हाई बैंड पावर एम्पलीफायर में गया, फिर ट्रांस रिसीवर में गया बैंड 40 की लाइन से। लेकिन ये क्या हुआ, जो बैंड 7 है ये डायरेक्ट ट्रांस रिसीवर में गया, क्योंकि आपको पता है रिसीविंग के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये यहाँ से इस सर्किट को समझेंगे। ये एंटीना से जो भी नेटवर्क इसने रिसीव किया, बैंड 7 सेलेक्ट किया, तो ये डुप्लेक्सर से होके सीधा ट्रांस रिसीवर, उसके बाद पूरा वही प्रोसेस, और फिर TX पाथ, और फिर ट्रांसमिट वही लाइन से, पर इस बार डुप्लेक्सर से होके जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस था, कैसे नेटवर्क काम करता है। और आने वाले कुछ चैप्टर में हम समझेंगे कैसे आप इन चीज़ों को ट्रबल शूट कर सकते हैं, कैसे इसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव भी रहती है और ऑफलाइन भी, और वीडियो बेस भी, जैसे भी आपको पसंद हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।